नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मनोरमा उपन्यास का 5वां अध्याय। लेखक मुंशी प्रेमचंद। इसके आगे के अध्याय आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। मनोरमा अध्याय 5। संध्या हो गई है। ऐसी उमस है कि सांस लेना भी कठिन है और जेल की कोठरियों में यह उमस और भी असहनीय हो गई। एक भी तो खिड़की नहीं, एक भी जंगला नहीं, उस पर मच्छरों का निरंतर कानों के पर्दे फाड़े डालता है। यही एक कोठरी में चक्रधर को भी स्थान दिया गया। स्वाधीनता की देवी अपने सच्चे सेवकों को यही तो पद प्रदान करती है। वह सोच रहे हैं, यह भीषण उत्पात क्यों हुआ? हमने तो कभी भूलकर किसी प्राणी से यह प्रेरणा नहीं की, न दी। फिर लोगों के मन में यह बात कैसे समाई? इस प्रश्न का उन्हें यही उत्तर मिल रहा है कि हमारी नियत का नतीजा है। हमारी शांति शिक्षा की तह में द्वेष छिपा है। हम भूल गए थे कि संगठित शक्ति आग्रहमय होती है, अत्याचार से उत्तेजित हो जाती है। अगर हमारी नीयत साफ होती तो जनता के मन में कभी राजाओं का चढ़ दौड़ने का आवेश न होता। लेकिन क्या जनता राजाओं के कैंप की तरफ न जाती? तो पुलिस उन्हें बिना रोक टोक अपने घर जाने देती? कभी नहीं। सवार के लिए घोड़े का अड़ जाना या बिगड़ जाना एक बात है, जो छेड़ कर लड़ना चाहे उससे कोई क्यों कर बचे। फिर अगर प्रजा अत्याचार का विरोध ना करे तो उसके संगठन का फायदा ही क्या? इसलिए तो उसे ही सारे उपदेश दिए जाते हैं। कठिन समस्या है। या तो प्रजा को उनके हाल पर छोड़ दूं, उन पर कितने ही जुल्म हो उनके निकट ना जाऊं, या ऐसे उपद्रवों के लिए तैयार रहूं। राज्य पशु बल का प्रत्यक्ष रूप है, वह साधु नहीं जिसका बल धर्म है। यह सोचते सोचते उन्हें अपना ख्याल आया, मैं तो कोई आंदोलन नहीं कर रहा था, किसी को भड़का भी नहीं रहा था। जिन लोगों की प्राण रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, वही मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। इतना भी नहीं देख सकते कि जनता पर किसी का असर हो। उनकी इच्छा इसके सिवा और क्या है कि सभी आदमी अपनी अपनी आंखें बंद किए रखे। उनके आगे पीछे दाएं बाएं देखने का उन्हें क्या हक नहीं? अगर सेवा करना पाप है तो यह पाप तो मैं उस वक्त तक करता रहूंगा जब तक प्राण रहेंगे। जेल की क्या चिंता? सेवा करने के लिए सभी जगह मौके हैं। जेल में तो और भी ज़्यादा। लाला जी को दुख होगा, अम्मा जी रोएंगी, लेकिन मजबूरी है। जब बाहर भी जबान और हाथ पांव बांधे जाएंगे तो जैसे जेल वैसे बाहर, और वह भी जेल ही है। हाँ, जरा उसका विस्तार अधिक है। मैं किसी तरह का प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। इसी सोच विचार में पड़े थे कि एकाएक मुंशी वज्रधर कमरे में दाखिल हुए। उनकी देह पर एक पुरानी अचकन थी जिसका मैल उसके असली रंग को छिपाए हुए था। नीचे एक पतलून था जो कमरबंद ना होने के कारण खिसक कर इतना नीचे हो गया था कि घुटनों के नीचे एक झोला सा पड़ गया था। संसार में कपड़े से ज़्यादा बेवफा कोई वस्तु नहीं होती। तहसीलदार साहब चक्रधर के पास जाकर बोले, क्या करते हो बेटा, यहाँ तो बड़ा अंधेर है। चलो बाहर इक्का खड़ा है, बैठ लो। इधर ही से साहब के बंगले पर होते चलेंगे। जो कुछ वह कहीं लिख देना। बात ही कौन सी है, हमें कौन किसी से लड़ाई करनी है। कल ही से दौड़ लगा रहा हूँ। आज दोपहर को जाके सीधा हुआ। पहले बहुत ज्यों त्यों करता रहा, लेकिन मैंने पिंड ना छोड़ा। यहाँ वहाँ ना चलना चाहो तो यहीं एक हलफनामा लिख दो। देर करने से क्या फ़ायदा, तुम्हारी अम्मा रो रो कर जान दिए जा रही हैं। चक्रधर ने सिर नीचा करके कहा, अभी तक तो मैंने कुछ निश्चय ही नहीं किया, सोचकर जवाब दूंगा। आप नाहक कितने हैरान हुए। वज्रधर, कैसी बात करते हो बेटा, यहाँ नाक कटी जा रही है। घर से निकलना मुश्किल हो गया और तुम कहते हो सोचकर जवाब दूंगा। इसमें सोचने की बात ही क्या है। चलो हलफनामा लिख दो। घर में कल से आग नहीं जली। चक्रधर, मेरी आत्मा किसी तरह अपने पाँव में बेड़िया डालने पर राजी नहीं। चक्रधर जब प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने को राजी न हुए तो मुंशी जी निराश होकर बोले, अच्छा बेटा लो, अब कुछ ना कहेंगे। मैं तो जानता था कि तुम जन्म के जिद्दी हो, मेरी एक ना सुनोगे, इसलिए आता ही ना था। लेकिन तुम्हारी माता ने मुझे रो रो कर भेजा। कठोर से कठोर हृदय भी मातृ स्नेह की कोमल स्मृतियों की संचित होती हैं। चक्रधर कातर होकर बोले, आप माता जी को समझाते रहिएगा, कह दीजिएगा मुझे जरा भी तकलीफ नहीं। वज्रधर ने इतने दिनों तक यूं तहसीलदारी न की थी। ताड़ गए कि निशाना ठीक पड़ा है। बेपरवाही से बोले, अरे मुझे क्या गरज पड़ी है जो झूठ बोलूं? जो आंखों से देख रहा हूँ वही कहूँगा। रोएगी रोए, रोना तो उसकी तकदीर में ही लिखा है। जब से तुम आए हो एक घूंट पानी तक न पिया। इसी तरह रहे तो 2-4 दिन ही सही, बाद प्राण निकल जाएंगे। चक्रधर,
करुणा से विहल हो गए। बिना कुछ कहे मुंशी जी के साथ दफ्तर की ओर चले। मुंशी जी के चेहरे पे की झुर्रियाँ एक क्षण के लिए मिट गई। चक्रधर को गले लगाकर बोले, जीते रहो बेटा, तुमने मेरी बात मान ली, इससे बढ़कर खुशी की क्या बात होगी। दोनों आदमी दफ्तर में आए तो जेलर ने कहा, क्या आप इकरारनामा लिख रहे हैं? निकल गई सारी शेखी, इसी पर इतने दुनिया के लिए होते थे। चक्रधर पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। मन की अस्थिरता पर लज्जित हो गए। जाति सेवकों से सभी दृढ़ता की आशा रखते हैं, सभी उसे के आदर्श पर बलिदान होते देखना चाहते हैं। चक्रधर ने कागज के को सरसरी तौर से देखकर कहा, इसमें तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं रही। घर पर ही कैदी बना रहूंगा। जब कैदी होना है तो कैद खाना क्या बुरा है। अब या तो अदालत से बरी होकर जाऊंगा या सजा के दिन काट कर, क्योंकि वो अपने आदर्शों को ऊंचा रखना चाहते थे। और जेलर द्वारा कही गई बातों से चक्रधर की आंखें खुल गई थी। यह कहकर चक्रधर अपनी कोठरी में चले गए। एक सप्ताह के बाद मिस्टर जिम के इजलास में मुकदमा चलने लगा। अदालत में रोज खासी भीड़ हो जाती। वे सब मजदूर जिन्होंने हड़ताल की थी एक बार चक्रधर के दर्शनों को आ जाते। शहर में हजारों आदमी आ पहुंचते। कभी कभी राजा विशाल सिंह भी आकर दर्शकों की गैलरी में बैठ जाते। लेकिन और कोई आए ना आए, किंतु मनोरमा रोज ठीक 10 बजे कचहरी में आ जाती और अदालत के उठने तक अपनी जगह पर मूर्ति की भांति बैठी रहती। उसके मुख पर दृढ़ संकल्प, विशाल करुणा, अलौकिक धैर्य और गहरी चिंता का फीका रंग छाया हुआ था। संध्या का समय था। आज पूरे 15 दिनों की कार्रवाई के बाद मिस्टर जिम ने 2 साल की कैद का फैसला सुनाया। यह कम से कम सजा थी जो उस धारा के अनुसार दी जा सकती थी। चक्रधर हंस हंस कर मित्रों से विदा हो रहे थे। सबकी आंखों में जल भरा हुआ था। मजदूरों का दल इजलास के द्वार पर खड़ा जय जय का शोर मचा रहा था। कुछ स्त्रियां रो रही थी। सहसा मनोरमा आकर चक्रधर के सम्मुख खड़ी हो गई। उसके हाथों में फूलों का एक हार था। वह उसने उनके गले में डाल दिया और बोली, अदालत ने तो आपको सजा दे दी, पर इतने आदमियों में से एक भी ऐसा ना होगा जिसके दिल में आपसे 100 गुना प्रेम ना हो गया हो। आपने हमें सच्चे साहस, सच्चे आत्मबल और सच्चे कर्तव्य का रास्ता दिखा दिया। जाइए, जिस काम का बीड़ा उठाया है उसे पूरा कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चक्रधर ने केवल दबी आंखों से मनोरमा को देखा। कुछ बोल ना सके। उन्हें शर्म आ रही थी कि लोग दिल में क्या ख्याल करेंगे। सामने राजा विशाल सिंह, दीवान साहब, ठाकुर गुरु हरसेवक और मुंशी वज्रधर खड़े थे। बरामदे में हजारों आदमियों की भीड़ थी। धन्यवाद के शब्द उनकी जबान पर आकर रुक गए। वह दिखाना चाहते थे कि मनोरमा की यह वीर भक्ति उसकी बाल क्रीड़ा मात्र है। एक क्षण में सिपाहियों ने चक्रधर को बंद गाड़ी में बैठा दिया और जेल की ओर ले चले। चक्रधर की गिरफ्तारी के दूसरे दिन ही मनोरमा राजा विशाल सिंह को फटकार सुनाने गई थी। उसकी दोनों आंखें लाल हो रही थी, भवें चढ़ी हुई थी। उस समय राजा साहब को भवन में मारे क्रोध से अपनी मूछें ऐंठ रहे थे। सारे राजमहल में सन्नाटा था। मनोरमा उनके सामने चली गई और सारोश नेत्रों से ताकती हुई बोली। उसका कंठ आवेश से कांप रहा था। महाराज, मैं आपसे यह पूछने आई हूँ, क्या प्रभुता और पशुता एक ही वस्तु है या उनमें कुछ अंतर है? मुझे आश्चर्य होता है कि जिन्हें मैं देवता समझती हूँ उन पर आपके हाथ क्यों कर उठे। मनोरमा के मान प्रदीप्त सौंदर्य ने राजा साहब को परास्त कर दिया। सौंदर्य के सामने प्रभुत्व भीगी बिल्ली बन गया। विशाल सिंह ने अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए कहा, मनोरमा, बाबू चक्रधर वीरात्मा है और उनके साथ मैंने जो अन्याय किया है उसका मुझे जीवन पर्यंत दुख होगा। मनोरमा के सौंदर्य ने राजा साहब पर जो जादू का सा असर डाला था, वही असर उनकी विनय और शालीनता ने मनोरमा पर किया। जब वह कमरे से चली गई तो विशाल सिंह द्वार पर खड़े उसकी ओर त्रिषित नेत्रों से देखते रहे, मानो उसे पी जाएंगे। उनके हृदय में एक विचित्र आकांक्षा अंकुरित हो गई। दीवान साहब से पहले वह खींचे रहते थे, उनका विशेष आदर सत्कार करने लगे। 2-3 बार उनके मकान पर भी गए और ठाकुर साहब की भी कई बार दावत की। आपस में घनिष्ठता बढ़ने लगी और हर्ष की बात यह थी कि मनोरमा के विवाह की बातचीत और कहीं नहीं हो रही थी। मैदान खाली था। इन अवसरों पर मनोरमा उनके साथ कुछ इस तरह दिल खोलकर मिली कि राजा साहब की आशाएं और भी चमक उठी। हाँ, अगर शंका थी तो लौंगी की ओर से थी। वह राजा साहब का आना जाना पसंद न करती थी। वह उनके इरादों को भांप गई और उन्हें दूर ही रखना चाहती थी। यही एक कंटक था। उसे हटाए बिना वह अपने लक्ष्य न पहुंच सकते थे। बेचारे इसी अधेड़-बुन में पड़े रहते और आखिर उन्होंने मुंशी जी को अपना भेदिया बनाना निश्चय किया।
दूसरे दिन प्रातःकाल मुंशी जी दीवान साहब के मकान पर पहुंचे। दीवान साहब मनोरमा के साथ गंगा स्नान को गए हुए थे। लौंगी अकेली बैठी हुई थी। मुंशी जी फूले ना समाये, ऐसा ही तो मौका चाहते थे और जाते ही विवाह की बात छेड़ दी। लौंगी को यह संबंध किसी भी तरह स्वीकार न था। अभी बातचीत हो ही रही थी कि दीवान साहब स्नान करके लौट आए। लौंगी ने इशारे से उन्हें एकांत में ले जाकर सलाह की। थोड़ी देर बाद दीवान साहब ने आकर मुंशी जी से कहा, आप राजा साहब से जाकर कह दीजिए कि हमें यह विवाह मंजूर नहीं। मुंशी जी ने सोचा, अगर राजा साहब से कह देता हूँ कि दीवान साहब ने साफ इनकार कर दिया तो मेरी किरकिरी होगी, इसलिए आपने जाकर दून हाँकनी शुरू की। हुजूर बुढ़िया भला की चुड़ैल है, हत्थे पर तो आती ना थी, इधर भी झुकती थी उधर भी, और दीवान साहब तो निरे मिट्टी के ढेले हैं। राजा साहब ने अधीर होकर पूछा, आखिर आप तय क्या कराए? मुंशी, हुजूर के इकबाल में फंसे फतह हुई, मगर दीवान साहब खुद आपसे शादी की बातचीत करते झेपते हैं। आपकी तरफ से बातचीत शुरू हो तो शायद उन्हें इनकार ना हो। राजा, तो मैं बातचीत शुरू किए देता हूँ। आज ही ठाकुर साहब की दावत करूंगा और मनोरमा को भी बुलाऊंगा, आप भी जरा तकलीफ कीजिएगा। दावत में राजा साहब ने मौका पाकर मनोरमा पर अपनी अभिलाषा प्रकट की। पहले तो वह सहमी सी खड़ी रही, फिर बोली, पिताजी से तो अभी आपकी बातें नहीं हुई? राजा, अभी तो नहीं मनोरमा, अवसर पाते ही करूंगा, पर कहीं उन्होंने इनकार कर दिया तो? मनोरमा, मेरे भाग्य का निर्णय वही कर सकते हैं, मैं उनका अधिकार नहीं छीनूंगी। दोनों आदमी बरामदे में पहुंचे तो मुंशी जी और दीवान साहब खड़े थे। मुंशी जी ने राजा साहब से कहा, हुजूर को मुबारकबाद देता हूँ। दीवान, मुंशी जी? मुंशी, हुजूर आज जलसा होना चाहिए, महारानी आपका सुहाग सदा सलामत रहे। मनोरमा से बोले। दीवान, जरा मुझे सोच समझने का। जनाब, शुभ काम में सोच विचार कैसा? भगवान ने जोड़ी सलामत रखे, बहुत अच्छी जोड़ी है। सहसा बाग में बैंड बजने लगा और राजा के कर्मचारियों का समूह इधर उधर से आकर राजा साहब को मुबारकबाद देने लगा। दीवान साहब सिर झुकाए खड़े थे। उनसे ना कुछ कहते बनता था ना सुनते। दिल में मुंशी जी को हजारों गालियां दे रहे थे कि इसने मेरे साथ कैसी चाल चली। आखिर यह सोचकर दिल को समझाया कि लौंगी से सब हाल कह दूंगा। भाग्य में यही बदा है तो मैं करता क्या, और मनोरमा भी तो खुश है। ज्यों ही ठाकुर साहब घर पहुंचे, लौंगी ने पूछा, वहाँ क्या बातचीत हुई? दीवान, शादी ठीक हो गई और क्या। सुनकर लौंगी ने अपना कपाल पीट लिया। उसे दीवान साहब पर बड़ा क्रोध आया, खूब खरी खोटी सुनाई। मुंशी जी की भी 7 पुश्तों की खबर ले डाली, लेकिन शादी तो ठीक ही हो गई थी, अब बात फेरी भी नहीं जा सकती थी। इसलिए लौंगी मन मारकर उसी दिन से विवाह की तैयारियां करने लगी। यूँ 3 महीने तैयारियों में गुजर गए। विवाह का मुहूर्त निकट आ गया कि सहसा एक दिन शाम को खबर मिली कि जेल में दंगा हो गया और चक्रधर के कंधे में गहरा घाव लगा है, बचना मुश्किल है। मनोरमा के विवाह की तैयारियां तो हो ही रही थी और यूं भी देखने में वह बहुत खुश नजर आती थी, पर उसका हृदय सदैव रोता रहता था। कोई अज्ञात भय, कोई अलक्षित वेदना, कोई अतृप्त कामना, कोई गुप्त चिंता हृदय को मथा करती थी। अंधों की भांति इधर उधर टटोलती, पर चलने का मार्ग न मिलता। उसने मन में एक बात निश्चय की थी कि उसी से संतुष्ट रहना चाहती थी, लेकिन कभी कभी वह जीवन इतना शून्य, इतना अंधेरा, इतना नीरस मालूम होता। वह घंटों मूर्छित सी बैठी रहती। यह भयानक समाचार सुनते ही मनोरमा का दिल हौल सा हो गया। आकर लौंगी से बोली, लौंगी, अम्मा मैं क्या करूँगी, बाबूजी को देखे बिना अब नहीं रहा जाता। क्यों अम्मा, घाव अच्छा हो जाएगा ना? लौंगी ने करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा क्यों ना होगा बेटी, भगवान चाहेंगे तो जल्द अच्छा हो जाएगा। लौंगी मनोरमा के मनोभाव को जानती थी। उसने सोचा, इस अबला को कितना दुख है। मनी मन तिल मिलाकर रह गई। हाय, चारे पर गिरने वाली चिड़िया को मोती चुगाने की चेष्टा की जा रही है। तड़प तड़प कर पिंजरे में प्राण देने के सिवा और क्या करेगी।